नमस्कार साथियों, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। आपके ऑप्शंस है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पेंटोथेनिकमल, ऑप्शन नंबर बी है साइनोकोबाल्मिन, ऑप्शन नंबर सी है टोकोफेरोल, ऑप्शन नंबर डी है कैल्सीफेरोल। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी साइनोकोबाल्मिन। दोस्तों साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। दोस्तों पेंटाथेनिकमल की बात करूं मैं तो ये दोस्तों विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। बात क्लियर है। टोकोफेरोल की बात करूं दोस्तों मैं तो ये विटामिन E का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरोल की बात करूं दोस्तों मैं तो ये विटामिन D का रासायनिक नाम है। दोस्तों आपसे एग्जाम में ये रासायनिक नाम दोस्तों अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको याद होना भी जरूरी है। दोस्तों ये क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों हम इस क्वेश्चन में विटामिन के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको विटामिन के बारे में जानकारी दे देता हूं। विटामिन दोस्तों विटामिन की खोज हुई थी 1912 में। किसने की थी दोस्तों? हॉपकिंस ने की थी। कभी कभी एग्जाम में दोस्तों फंक भी पूछ लिया जाता है कि भैया फंक ने भी विटामिन की खोज की थी। दोस्तों एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था ल्यूनिन। इस ल्यूनिन ने भी दोस्तों विटामिन के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। लेकिन दोस्तों खोज की बात की जाए तो खोज 1912 में हॉपकिंस और फंक ने की थी। बात क्लियर है। अगर दोस्तों मैं विटामिन सिद्धांत की बात करूं, विटामिन सिद्धांत की बात करूं दोस्तों तो भैया विटामिन सिद्धांत दिया था हॉपकिंस ने। किसने दिया था दोस्तों? हॉपकिंस ने दिया था विटामिन सिद्धांत। दोस्तों इस सिद्धांत में हॉपकिंस ने कहा था कि भैया जो विटामिन होते हैं ये विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। विटामिनों के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, और नंबर 2 आता है दोस्तों जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं दोस्तों? तो भैया विटामिन है के, ई, डी और ए। ये दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन की बात करूं दोस्तों मैं तो विटामिन बी और बी के प्रकार। बी के प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। बात क्लियर है। और एक है दोस्तों विटामिन सी। ये सभी विटामिन दोस्तों जल में घुलनशील है और ये सभी विटामिन दोस्तों वसा में घुलनशील है। बात क्लियर है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं, देख लीजिए दोस्तों। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है दोस्तों साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिकमल। विटामिन E का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। विटामिन D का रासायनिक नाम होता है दोस्तों कैल्सीफेरोल। सबसे पहले विटामिन के बारे में जानकारी किसने दी? तो दोस्तों एक ल्यूनिन नाम का एक वैज्ञानिक था। इन्होंने विटामिन के बारे में सबसे पहले जानकारी दी। दोस्तों विटामिन की खोज के बारे में बात करें तो हॉपकिंस व फंक ने दोस्तों विटामिन की खोज की थी 1912 में। बात क्लियर है। विटामिन सिद्धांत दिया था दोस्तों हॉपकिंस ने। दोस्तों विटामिन सिद्धांत में कुछ कथन थे जिसमें विटामिन को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया था। एक है दोस्तों वसा में घुलनशील, एक है जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील जो विटामिन है दोस्तों वो है विटामिन के, ई, डी, ए। और दोस्तों जल में घुलनशील जो विटामिन है वो है विटामिन B1 और B1 के प्रकार। और विटामिन सी, विटामिन बी के प्रकार कौन कौन से हैं? B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है और B12 है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूं दोस्तों मैं आपको बचे हुए विटामिनों के रासायनिक नाम। जैसे कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो भैया थायमीन है। बात क्लियर है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन है। बात क्लियर है। अगर विटामिन B3 की बात की जाए दोस्तों तो B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। क्या है दोस्तों?
नियासिन है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिकमल। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों पायरोडोक्सिन है, पायरोडोक्सिन है। बात क्लियर है। विटामिन B7 का निकोटीन है। बात क्लियर है। विटामिन B7 का। विटामिन B9 का क्या है दोस्तों? दिख तो रहा है ना आपको? हाँ, नहीं ये नहीं दिख रहा। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो भैया विटामिन B9 का रासायनिक नाम है दोस्तों मोलिक एसिड, मोलिक एसिड, या फिर दोस्तों हम फोलिक एसिड भी कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इंट्रोडक्शन की बात कर लेता हूं दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा कि आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पोषक तत्वों से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं दोस्तों उनके बारे में। दोस्तों ये ऐसे 20 क्वेश्चन है दोस्तों। इन 20 क्वेश्चनों में दोस्तों मैं इतने सारे क्वेश्चनों की जानकारी दे दूंगा आपको कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपकी एग्जाम में। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में भी दोस्तों मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए माइल्ड एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी पर्निशियस एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों पेलेग्रा। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए माइल्ड एनीमिया। दोस्तों माइल्ड एनीमिया में होता क्या है? एक्चुअली में दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि ये एनीमिया क्या होता है। तो दोस्तों एनीमिया कहा जाता है खून की कमी को। किसको कहा जाता है? खून की कमी को कहा जाता है। क्या ये बात क्लियर है? एनीमिया किसे कहा जाता है दोस्तों? खून की कमी को कहा जाता है। अगर आपके शरीर में दोस्तों हल्का सा खून की कमी हो गई, हल्की सी खून की कमी, खून की कमी, तो दोस्तों उस बीमारी को कहा जाता है माइल्ड एनीमिया, जो कि विटामिन B6 की कमी से होती है। ये बात क्लियर है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की बात करूं दोस्तों तो इस बीमारी में क्या होता है? खून की कमी होती है, ये भी एक्चुअली में एनीमिया ही है, लेकिन दोस्तों इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है दोस्तों? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और दोस्तों ये बीमारी होती है हमें विटामिन B9 की कमी से। बात क्लियर है। विटामिन B9 की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होती है, इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। बात क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों पर्निशियस एनीमिया की। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? ये भी एक्चुअली में एनीमिया ही है। एनीमिया का मतलब खून की कमी। तो दोस्तों इसमें आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। बात क्लियर है। और दोस्तों ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो भैया ये होता है विटामिन B12 की कमी से। बात क्लियर है। मैंने क्या कहा दोस्तों? विटामिन B6 की कमी से माइल्ड एनीमिया होता है, इसमें हल्की सी खून की कमी होती है। विटामिन B9 की कमी से दोस्तों मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, इसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है। विटामिन B12 की कमी से दोस्तों पर्निशियस एनीमिया होता है, इसमें आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब बात करते हैं दोस्तों पेलेग्रा की। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों ये विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। इसे दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में 4D कहा जाता है इस रोग को। एक्चुअली में होता है क्या? 4D क्यों कहा जाता है? क्योंकि पेलेग्रा जो बीमारी है ये अंग्रेजी वर्णमाला के D अक्षर से शुरू होने वाली 4 बीमारियों से मिलकर के बनी होती है। कौन कौन सी? एक है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस, इस डर्मेटाइटिस में क्या होता है दोस्तों? आपकी त्वचा पर संक्रमण हो जाता है, त्वचा पर संक्रमण हो जाता है। आपकी त्वचा ना, यह त्वचा पर अंगुलियों के बीच में खुजली हो जाती है, वो दोस्तों बीमारी है डर्मेटाइटिस। एक है दोस्तों डायरिया। डायरिया में क्या होता है? उल्टी दस्त आती है। एक है डायमेंशिया। इस डायमेंशिया में क्या होता है? आपकी याददाश्त है ना, याददाश्त, वो याददाश्त चली जाती है। बात क्लियर है। और फाइनली दोस्तों आपकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है।
मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये 4 बीमारी है जो कि पेलेग्राम में आती है, आपको ध्यान रखना है। विटामिन B3 की कमी से होने वाली ये बीमारी है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दिख तो रहा है ना आपको? हाँ, तो भैया बेरी बेरी रोग होता है। इस बेरी बेरी रोग में क्या होता है, आपकी जो मांसपेशियां होती है ना, इन मांसपेशियों में क्या आ जाता है, लकवा आ जाता है, लकवा। बात क्लियर है? विटामिन B2 की बात करूं दोस्तों मैं, तो B2 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों चिलोसिस नामक बीमारी होती है, चिलोसिस। मुंह में छाले पड़ जाते हैं। शुरुआत में आपकी जीभ में लाल धब्बे पड़ जाते हैं, फिर दोस्तों बाद में ये लाल धब्बे काले धब्बों में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपके होठों के किनारे फटने लग जाते हैं इस बीमारी में, विटामिन B2 में। B3 की कमी से दोस्तों कौन सी बीमारी होती है? पेलेग्रा होती है। B5 की कमी से दोस्तों कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, विटामिन B5 की कमी से आपके जो बाल है वो बाल दोस्तों झड़ने लग जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं। B6 की कमी से माइल्ड एनीमिया होता है दोस्तों। बात क्लियर है? B7 की कमी से क्या होता है दोस्तों? विटामिन B7 की कमी से क्या होता है? तो भैया B7 की कमी से आपके जो बाल है वो बाल दोस्तों सफेद होने लग जाते हैं। विटामिन B7 की कमी से आपके बाल सफेद होने लग जाते हैं। विटामिन B9 की कमी से क्या होता है दोस्तों? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और विटामिन B12 की कमी से दोस्तों पर्निशियस एनीमिया होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दो, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अक्सर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदलने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन नंबर बी है साबुनीकरण, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजनीकरण क्रिया की जाती है। बात क्लियर है? सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं वसा की कि वसा क्या होती है। दोस्तों वसा की डेफिनेशन सुनिए। इसमें क्या होता है कि एक ग्लिसरॉल का अणु और 3 वसीय अम्ल के अणु जब आपस में जुड़ जाते हैं दोस्तों तो किसका निर्माण होता है? वसा का निर्माण होता है। मैंने क्या कहा कि वसा क्या है? एक ग्लिसरॉल का अणु और 3 वसीय अम्ल के अणु जब आपस में जुड़ जाते हैं दोस्तों तो किसका निर्माण होता है? वसा का निर्माण होता है। दोस्तों वसीय अम्लों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है दोस्तों संतृप्त वसा और एक है दोस्तों असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा दोस्तों, संतृप्त वसा में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि एकल बंध होता है। असंतृप्त वसा में क्या होता है दोस्तों? कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध व त्रिबंध हो सकते हैं। बात क्लियर है? दोस्तों संतृप्त वसा के उदाहरण की बात करूं दोस्तों, जैसे कि डालडा हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, है कि नहीं है, चीज हो गया, ये सब दोस्तों किसके उदाहरण है? संतृप्त वसा के उदाहरण। असंतृप्त वसा के उदाहरणों की बात करूं दोस्तों में, तो जैसे कि सब्जियों से मिलने वाले तेल, जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, दोस्तों जितने भी तेल आते हैं सब असंतृप्त वसा में आते हैं। इसमें एक उदाहरण हो रहा, अच्छा उदाहरण है नारियल का तेल। किसमें? संतृप्त वसा में। दोस्तों मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? ये तो बेसिक जानकारी हो गई जो कि दोस्तों आपको पता होना जरूरी है। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदलने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इस क्रिया के बारे में। असंतृप्त वसा, इस असंतृप्त वसा से दोस्तों अपन को संतृप्त वसा बनानी है। असंतृप्त वसा के उदाहरण क्या थे दोस्तों? तेल। तो वनस्पति तेल से हमें क्या बनाना है? डालडा बनाना है, डालडा घी बनाना है। बात क्लियर है? क्या बनाना है? डालडा बनाना है। दोस्तों इसमें क्या होता है? असंतृप्त वसा को हम हाइड्रोजन गैस देते हैं। बात क्लियर है? और दोस्तों इसमें उत्प्रेरक की तरह कार्य कौन करता है? उत्प्रेरक की तरह दोस्तों निकिल और प्लेटिनम करता है। दोस्तों उत्प्रेरक क्या होता है? किसी भी क्रिया को जल्दी करवाने में जो सहायक होता है दोस्तों वो होता है उत्प्रेरक।
तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वनस्पति तेल से डालडा घी बना रहे हैं, तो असंतृप्त वसा को हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं और दोस्तों इससे क्या होता है, संतृप्त वसा में बदल जाता है दोस्तों डालडा। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को दोस्तों हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। बात क्लियर है, अच्छे से आपको समझ में आई क्या ये बात। अब बात करते हैं दोस्तों साबुनीकरण की। तो दोस्तों साबुनीकरण क्रिया क्या होती है, आपकी जो वसा होती है, वसा के साथ में दोस्तों जब क्षार मिला दिया जाता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है वो, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है दोस्तों वो क्षार। बात क्लियर है। तो दोस्तों साबुनीकरण प्रक्रिया के द्वारा क्या बन जाता है दोस्तों, साबुन बन जाता है। तो भैया इस प्रक्रिया को तो कहा जाता है साबुनीकरण और इस प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों हाइड्रोजनीकरण। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भैया कि विटामिन ए का 5 ग्राम सेवन करने पर कितनी ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 9.0 से लेकर के 9.3 किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी है 4.0 से लेकर के 4.5 किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर सी है 4.0 से लेकर के 4.1 या 4.2 किलो कैलोरी। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ऊर्जा नहीं मिलती। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्या क्या ध्यान रखना है आपको कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन सबसे तो दोस्तों हमें ऊर्जा मिलती है। बात क्लियर है। खनिज तत्व, पानी और जो विटामिन होता है, इन सबसे दोस्तों हमें ऊर्जा नहीं मिलती। बात क्लियर है। मैंने क्या कहा दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से हमें एनर्जी मिलती है, खनिज तत्व, पानी और विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती। बात क्लियर है। अब बात कर लेते हैं इन आंकड़ों की। अगर दोस्तों मान लीजिए आपने 1 ग्राम वसा यूज ली, 1 ग्राम आपने लिपिड खाया, फैट खाया या फिर वसा खाई, तो दोस्तों उससे आपको एनर्जी कितनी मिलेगी, 9.0 से लेकर के 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। बात क्लियर है। अगर मान लीजिए आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया, दोस्तों आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, तो आपको एनर्जी मिलेगी दोस्तों 4.0 से लेकर के 4.5 किलो कैलोरी। अगर मान लीजिए दोस्तों अगर आपने 1 ग्राम प्रोटीन खाई, दोस्तों आपको एनर्जी कितनी मिलेगी, 4.0 से लेकर के 4.1 या 4.2 तक आपको एनर्जी मिलेगी। बात क्लियर है किलो कैलोरी में। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। भैया क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों एक रफ में उतार लेना और आपके एग्जाम के टाइम पढ़ लेना, बहुत काम आने वाले हैं। स्टार लगा लेना भैया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्रोटीन की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों मूलर, ऑप्शन नंबर बी है बर्जिलियस, ऑप्शन नंबर सी है प्यूलिंग, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मूलर। मूलर ने दोस्तों प्रोटीन की खोज की थी। प्रोटीन की क्या की थी दोस्तों, खोज की थी। जबकि दोस्तों जो शब्द है प्रोटीन, जो शब्द है वो किसने दिया था, तो वो दिया था दोस्तों बर्जिलियस ने। प्रोटीन शब्द किसने दिया दोस्तों, बर्जिलियस ने दिया। और प्रोटीन की खोज किसने की, मूलर नामक वैज्ञानिक ने की। अब बात आती है दोस्तों कि प्रोटीन की संरचना के बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो दोस्तों प्रोटीन की संरचना के बारे में, प्रोटीन की संरचना के बारे में सबसे पहले कौन थे वो वैज्ञानिक, उस वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों प्यूलिंग। प्यूलिंग ने प्रोटीन की संरचना के बारे में सबसे पहले बताया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आपके छोटे भाई पे तो रैम खा लो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कोई सब्सक्राइब करता ही नहीं है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।